हेलो स्टूडेंट्स, 27 फरवरी को कंप्यूटर का एग्जाम है और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपके 50 में से 40 से लेके 45 तक मार्क्स कंफर्म आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस अपना कवर करने वाले हैं। सिर्फ एग्जाम पॉइंट व्यू से हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। नो टाइम वेस्ट, नो फालतू बकवास, सिर्फ बोर्ड लेवल कंटेंट। सबसे पहले इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हमारा एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर काम करता है। ये बोर्ड में डेफिनेशन 2 नंबर में मोस्टली पूछी जाती है, तो इसका आंसर क्या लिखना है हमें। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। इट अलाउज कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब ये हमें अलाउ करता है कि हम कम्युनिकेशन को या फिर इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड शेयर कर सकें। इट वर्क्स ऑन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। इट प्रोवाइड्स लाइक सर्वर्स, ईमेल, लाइक वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर एटसेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? www बोलते हैं हम उसे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। ये सर इन्वेंट किसने किया था? टिम वर्नर्स ली ने। इट वर्क्स यूजिंग एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। वेब पेजेस किस लैंग्वेज में लिखी होती हैं? एचटीएमएल में। अब जानेंगे वेब सर्वर को। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर वेबसाइट स्टोर करता है। जब वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो हमारा वेब सर्वर काम करता है। जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट की, हम कौन है? वेब क्लाइंट। हम क्या करेंगे? अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। जब वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंचती है तो वो अपने सर्वर में से निकाल के डेटा को क्लाइंट को दे देता है। सो वेब सर्वर स्टोर्स वेबसाइट एंड वेब पेजेस। इट रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट मेड बाय क्लाइंट्स। जो क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट बनाई जाती है उसका ये रेस्पॉन्ड करता है। हमारा वेब क्लाइंट हमने देख लिया। वेब क्लाइंट क्या होते हैं? हम लोग जैसे जो डिवाइस रिक्वेस्ट कर रही है वेब पेजेस को, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन। ब्राउजर एक्ट्स एज अ वेब क्लाइंट। वेबसाइट एंड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक तरह से हमारी पूरी कंप्यूटर की बुक मान लीजिए। अब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, वो हमारे क्या है? वेब पेजेस। मतलब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जैसे हमने कोई वेबसाइट सर्च की है ना, तो उसके अंदर हम किसी बटन पर क्लिक कर देंगे तो अलग वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब एक बुक है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को हम वेब पेजेस कहते हैं। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज क्या है? सिंगल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। होम पेज क्या है? फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है जो हमें सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेबसाइट। जिस सॉफ्टवेयर को हम वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे पास गूगल क्रोम है, उस पर हम अपनी वेबसाइट का नाम या फिर कुछ भी डालते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स खुल के आ जाती हैं। यही हमारा वेब ब्राउजर होता है। जैसे एग्जाम्पल क्रोम, एज, फायरफॉक्स। इंटरप्रेट्स एचटीएमएल एंड डिस्प्ले कंटेंट। अब देखते हैं यूआरएल को। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल काम क्या करता है? ये किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है जो इंटरनेट पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। दोबारा सुनिए, यूआरएल किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हम किसी दोस्त को बताते हैं कि तुम यहाँ आ जाना, वैसे ही हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक चीज को सेम फॉर्मेट पे फॉलो करना। रिसोर्स क्या बताता है? जैसे वेब पेज है, इमेज है, वीडियो है या फाइल है। लोकेटर उसकी लोकेशन बताता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास www.xyz.com, तो ये क्या है? इसने HTTPS प्रोटोकॉल यूज की है। www एक सब डोमेन है और XYZ डोमेन नेम है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द फाइल। डाउनलोडिंग क्या होता है? जो हम इंटरनेट से डेटा को रिसीव करते हैं। डाउनलोडिंग मीन्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। अपलोडिंग मीन्स सेंडिंग डेटा टू द इंटरनेट। जैसे हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई भी चीज अपलोड करते हैं तो उसे अपलोड बोलते हैं। कोई भी चीज डाल रही है तो उसे अपलोड बोलेंगे। और वीडियो को जब डाउनलोड करते हैं, अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, तो उसे डाउनलोडिंग बोलते हैं। डाउनलोडिंग मतलब इंटरनेट से किसी चीज को अपने पास लेना। अपलोडिंग मीन्स अपने पास से किसी चीज को डेटा पे सेंड करना। ठीक है? अब देखते हैं कंप्यूटर के पेपर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कंप्यूटर के पेपर में कहीं ना कहीं 4 या 5 नंबर से पूछी ही जाती हैं। जो केस बेस्ड स्टडी आती है उसमें भी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है। एमसीक्यूज में भी होता है। तो हम सारी प्रोटोकॉल्स को डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं जिससे हमारे साथ कोई दिक्कत ना आए।
प्रोटोकॉल्स क्या होती है? प्रोटोकॉल्स मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स। जैसे हमारे कहीं जाने के रूल्स होते हैं, कहीं और जाएंगे तो कुछ और रूल्स होंगे, हमारे घर जाने का रास्ता अलग है, किसी और के घर जाएंगे तो रास्ता अलग है। ऐसे ही इंटरनेट को यूज करने का हर तरीका अलग अलग है, उस पर हमारा काम करते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स। जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके रूल्स अलग हैं, जब कोई चीज सेंड करेंगे तो उसके रूल्स अलग है। तो हर चीज के रूल्स अलग अलग है, उन्हें ही हम मिला जुला के प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी की फुल फॉर्म होती है टीसीपी की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल दो प्रोटोकॉल से मिलकर बना है। टीसीपी एक अलग प्रोटोकॉल है, आईपी एक अलग प्रोटोकॉल है। टीसीपी का काम क्या होता है? ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, जिससे कि डेटा बीच में चोरी ना हो जाए। और आईपी को क्या करेगा? एक जो डिवाइस जिस पे भेजना है उसका करेक्ट आईपी एड्रेस को फाइंड करेगा, उस पर डेटा को सेंड कर देगा। ये हमारी मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है। दूसरी हमारी होती है एचटीटीपी। एचटीटीपी हमारी काम में आती है ट्रांसफर वेब पेजेस, वेब पेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरी हमारी होती है एचटीटीपीएस। ये एचटीटीपी का एक सिक्योर वर्जन है। ये हमारे मनी सेंडिंग वगैरह में जितने भी गूगल पे वगैरह में लगती है उसमें हमारी एचटीटीपीएस लगती है। अगर किसी वेबसाइट के आगे हमारा एचटीटीपीएस लगा है, इसका मतलब हमारी वो वेबसाइट सिक्योर है। और जिसके साथ आगे एस नहीं लगा है, इसका मतलब वो वेबसाइट हमारी सिक्योर नहीं है। वहां हमें अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिस वेबसाइट के यूआरएल में एस नहीं लगा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे से कोई भी इंटरनेट पे एक्टिविटी करे तो प्रोटोकॉल्स को चेक कर लें, वो एचटीटीपी फॉलो करता है या एचटीटीपीएस। अगर एचटीटीपी फॉलो करो तो आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे मत दीजिएगा। फिर हमारे पास आती है ईमेल प्रोटोकॉल, जो ईमेल सेंडिंग में काम में आती है। हमारी पहली होती है एसएमटीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम में आती है। पॉप3 मेल को रिसीव करता है। एसएमटीपी काम करेगा मेल को सेंड करने के लिए, पॉप3 काम करेगा मेल को रिसीव करने के लिए। डिफरेंस पूछा जाता है एसएमटीपी और पॉप3 में, तो डिफरेंस यही है, एक सेंडिंग के काम में आ रही है तो दूसरी रिसीविंग के काम में आ रही है। आईए में भी ये आपके में इतनी नहीं है, पर फिर भी जान लेगा, पूछ लिया जाए तो ये एडवांस ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में पहली है हमारी एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल के ट्रांसफरिंग में काम में आती है। एसएफटीपी ये सिक्योरली फाइल ट्रांसफर के काम में आती है। एससीपी उस फाइल की कॉपी को वो कंसेंट करने के लिए हमारी एससीपी का यूज होता है। अब देखते हैं हमारी रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स को। रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूजर को कोई दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर इंटरनेट के थ्रू काम करने की या लॉगिन करने की परमिशन देते हैं। इसका मतलब है कि आप एक कंप्यूटर पर बैठकर दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक पुराना रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, टेलनेट है, और दूसरा एसएसएच है। सर्विस ऑन द इंटरनेट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्विस ऑन द इंटरनेट ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन सर्विस ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल यूजिंग सर्च इंजन। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च इंजन के थ्रू रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। फाइंडिंग पीपल ऑनलाइन, हम लोगों को, अपने पुराने दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी जिसको हम जानना चाहते हैं उसको हम सोशल मीडिया एप्स पर या फिर इंटरनेट के थ्रू ढूंढ सकते हैं। पहले काफी मुश्किल था, अब तो गूगल पे हम जिसको चाहे, मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसको चाहे उसको सर्च करके हम आराम से ढूंढ सकते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन काफी सारे कम्युनिकेशन टूल हैं और एजुकेशन भी, अब तो इंटरनेट पर सब कुछ इंटरनेट पे हमें मिल जाता है। 2 हमारे पास वेब सर्विसेज है, चैट एंड ईमेल सर्विस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, ये सब आते हैं हमारे वेब सर्विसेज के अंदर। मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मोबाइल टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है? एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसमें हम एसएमएस के थ्रू छोटे छोटे मैसेज को भेज सकते हैं और ये जल्दी पहुंच जाते हैं विदाउट इंटरनेट। एमएमएस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, 3G 4G 5G, इसमें जी क्या है हमारा? जी क्या वो करता है? ये हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में पूछा गया है कि जी क्या होता है, तो जी मीन्स होता है जनरेशन। ठीक है, 4G में भी फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो ये मोबाइल इंटरनेट जनरेशन को दिखाता है। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की HTML। ये समझ लीजिए एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, उनकी जान बसती है HTML में। HTML से बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग के भी और नॉर्मल भी। तो इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म पे भी काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस, ये वेब पेजेस बनाने के काम में आता है।
जब भी हम कोई फाइल HTML की सेव करते हैं तो उसे हम .html या फिर .htm एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। सबसे अच्छी इसकी बात होती है कि ये कैश सेंसिटिव नहीं है। HTML कोड लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम HTML शुरू करते हैं और जिस टैग को हम शुरू करते हैं उसे हमें क्लोज भी करना पड़ता है। जैसे हमने HTML सबसे पहले शुरू किया है तो HTML को सबसे लास्ट में खत्म करेंगे। जहां भी हमारा कोड खत्म होगा वहां हम HTML को क्लोज करेंगे। हेड सेक्शन के अंदर हमारा क्या आता है? जितनी भी स्टाइलिंग होती है फिर मेटा इन्फॉर्मेशन हमारी हेड सेक्शन के अंदर आती है। टाइटल में क्या आता है? पेज का टाइटल आता है। हेड के अंदर ही हमें हमारा टाइटल टैग आता है। सबसे पहले हम HTML टैग शुरू करेंगे, उसके बाद हेड टैग शुरू करेंगे, हेड टैग के अंदर टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद हम हेड टैग को वहीं क्लोज कर देंगे। फिर हमारी बॉडी आती है, जो कंटेंट हमें अपने वेब पेज पे दिखाना है वो हम सारा वेबसाइट के बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। फिर हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद हम HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं हेडिंग टैग को। HTML हमें 6 हेडिंग टैग प्रोवाइड कराता है, H1 to H6। सबसे बड़ा हेडिंग का साइज हम अगर H1 टैग देंगे तो H1 से सबसे बड़ा हेडिंग साइज आता है, H6 से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज जो हमारी हेडिंग का होता है वो H6 प्रोवाइड कराता है। अगर हमें हेडिंग लिखनी है तो H1 टैग देंगे और थोड़ी वैसी हेडिंग चाहिए छोटी तो H2, H3, H4, H5, 6 तक हम हेडिंग दे सकते हैं। H1 को अगर हम ओपन करते हैं तो इस टैग को क्लोज करना भी जरूरी होता है। पैराग्राफ एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। पैराग्राफ के लिए हमारे HTML में P टैग होता है। देखिए इस तरह से हम P टैग को ओपन करते हैं, इसके अंदर हम पैराग्राफ लिखेंगे। अगर हम लाइन को अलग अलग करके भी लिख दे तो भी वो एक पैराग्राफ में आएगी। जब तक हम BR टैग नहीं लगाएंगे तब तक हमारा सारा कंटेंट एक पैराग्राफ की शेप में ही आएगा। ये हमारे पास B टैग होता है। B टैग क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के काम में आता है। जैसे हमारे फॉर्मेटिंग दिख रहा है, ये थोड़ा सा बोल्ड है, इसे हम B टैग की हेल्प से बना सकते हैं। किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो हम आई टैग से कर सकते हैं। अंडरलाइन लानी है किसी टेक्स्ट के अंदर तो यू टैग का यूज कर सकते हैं। और ये तीनों हमारे कंटेनर टैग है, इन्हें ओपन करके क्लोज करना भी जरूरी होता है। अब देखते हैं हम लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल टैग को। अगर हमें लाइन को ब्रेक करना है, जैसे हमने पूरे पैराग्राफ में कंटेंट लिखा है, अब वो लाइन हमें इस जगह से ब्रेक करनी है, मतलब कंटेंट को दूसरी लाइन में ले जाना है सेम पैराग्राफ वाले को, तो हम BR टैग लगा देंगे। उससे क्या होगा? हमारा कंटेंट दूसरे पैराग्राफ में पहुंच जाएगा। अगर हम BR टैग लगा देंगे, जैसे हमने ये लाइन लिखी, इसके बाद हम BR टैग लगा दें तो दूसरी लाइन में हमारा कंटेंट पहुंच जाएगा। ये एम्प्टी टैग होता है, इसकी क्लोजिंग जरूरी नहीं होती है। दूसरा हमारा HR टैग, ये किसी भी चीज के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करा देता है इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं लिस्ट इन HTML। HTML में बस 3 तरह की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। जैसे हम बाजार गए तो मम्मी ने हमसे कहा आलू ले आना और जो भी सब्जी के नाम होते हैं वो सब ले आना, तो हम बाजार जाएंगे, हमें जो चीज पहले मिल जाएगी हम वो चीज पहले लेंगे, इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि हम पहले यही चीज लेंगे। फिर आती हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर जरूरी होता है। जैसे घर में चाय बनाते हैं तो हम चाय में पानी पहले डालेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। उसके तीसरा होता है हमारे पास LI टैग। LI टैग क्या करता है? लिस्ट के आइटम्स को डिफाइन करता है। जैसे हमें 3 लिस्ट आइटम्स ऐड करने हैं तो हमें 3 बार LI टैग क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग यूज करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं। अब देखते हैं फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का HTML का टैग होता है जो टेक्स्ट का साइज, कलर और स्टाइल चेंज करने के लिए यूज होता है। ये टैग मोस्टली पुराने HTML वर्जन में यूज होते थे, अब नहीं होता है। साइज क्या करता है? टेक्स्ट का साइज चेंज करता है। वैल्यूज 1 से 7 तक दे देते हैं तो वो साइज उस अकॉर्डिंग रख देगा। 1 देंगे तो उस अकॉर्डिंग साइज आएगा, 2 देंगे उस अकॉर्डिंग साइज आएगा। ये हम 7 तक दे सकते हैं। कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करता है, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी हमें कलर लगाना है वो फॉन्ट का साइज कलर चेंज कर देगा। फेस में क्या करते हैं? फॉन्ट स्टाइल चेंज करता है, जैसे एरियल रखना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है, जो भी रखना है वो हम फेस में दे सकते हैं। इमेज टैग हमारी वेबसाइट में या फिर वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें हम सबसे पहले सोर्स देते हैं। सोर्स हमारा मतलब वो इमेज कहाँ से आ रहा है। विड्थ देते हैं, उसकी विड्थ कितनी होगी इमेज की। हाइट देंगे कि हाइट कितना होगा। अल्टरनेटिव दे सकते हैं कि अगर कोई उस टेक्स्ट को क्लिक करे तो हमारा इमेज टैग। अगर आप HTML के और CSS की पूरी कोडिंग प्रैक्टिस चाहते हैं सिर्फ 30 मिनट में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के भेजिए कोडिंग।
सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट तो आप ये मान लीजिए एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपको 95% आपके पेपर में रखा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं? जो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करने के काम में थे। जैसे हमारा मैथ में हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये स्क्वायर लिखने के काम में हमारा क्या आएगा? सुपरस्क्रिप्ट। हम एक्स के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे पहले, तो पैराग्राफ के अंदर हम एक्स को दे देंगे, एक्स के बाद पैराग्राफ को क्लोज करके फिर हम सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट शुरू करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे, उसके सुपरस्क्रिप्ट को क्लोज करके फिर ओ लिख देंगे और पैराग्राफ टेक्स्ट को हम वहीं क्लोज कर देंगे। सबस्क्रिप्ट कब काम में आता है? केमिस्ट्री के फॉर्मूले के काम में। जैसे हमें H2O लिखना है तो इसमें 2 हमारा नीचे की साइड आता है, तो उसमें हमारा सबस्क्रिप्ट टैग यूज होता है। सुपरस्क्रिप्ट जो टेक्स्ट को ऊपर दिखाना है, सबस्क्रिप्ट जो टेक्स्ट को नीचे दिखाना है। टेबल्स इन HTML, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 10th का। टेबल्स टैग को हम यूज करते हैं जब हम टेबल की ओपनिंग करते हैं, मतलब टेबल जब हम बनाते हैं तो टेबल टैग का यूज करते हैं। TR टैग को यूज करेंगे टेबल की रो डिफाइन करने के लिए। जैसे हमारे पास ये एक रो है, ये रो है, तो इन रो को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल टैग का यूज करेंगे, TR टैग का। और TH टैग का जब हम टेबल की हेडिंग देते हैं तो TH टैग देंगे। जैसे पहला जो हमारा वो आएगा वो टेबल का हेड देते हैं। TD टैग को हम डिफाइन करते हैं जब टेबल में हमें डेटा देना होता है। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। रो स्पैन क्या करता है? काफी सारी रोज को मर्ज कर देगा। मतलब हमें 2 रोज के ऊपर एक रो चाहिए तो हम रो स्पैन का यूज करेंगे। कॉल स्पैन क्या करता है? कॉलम्स को मर्ज कर देता है, 2-3 कॉलम्स को एक कॉलम बना देगा। ये काम होता है रो स्पैन का और को स्पैन का। याद रखिए, रो स्पैन मर्ज रोज, कॉल स्पैन मर्ज कॉलम्स। HTML फॉरम। HTML फॉरम में हम डिफरेंट टाइप के इनपुट्स देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा फॉरम में अब आउटपुट दिखता है। टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है? ये नाम लेने के लिए काम में आता है। जब हमें कोई टेक्स्ट देना होता है तो हम इनपुट टाइप कैसा डालेंगे? टेक्स्ट बॉक्स। रेडियो बटन कौन सा होता है? जिसमें से हम बहुत सारे ऑप्शंस में से एक को चॉइस कर सके। जैसे चूज जेंडर, उसमें मैं एक जेंडर चूज करवाना होगा तो रेडियो बटन। चूज योर क्लास, कोई एक क्लास को सिलेक्ट कर सकता है तो हम उसके लिए रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स। चेक बॉक्स फॉर मल्टीपल चॉइसेस, मतलब काफी सारे। चूज योर सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स में हमें एक सब्जेक्ट तो हमारे पास होगा नहीं, काफी सारे सब्जेक्ट्स होंगे तो हम उसमें चेक बॉक्स का यूज करेंगे। चूज योर हॉबीज, 2-3 हॉबी भी हो सकती है तो उसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड, हम जब कोई पासवर्ड लेना चाहते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन को ये हाइड कर देता है। ये हमारे URL में नहीं दिखता है, इसलिए हम पासवर्ड का यूज करते हैं। पासवर्ड एक इनपुट टाइप होता है। फॉर्म कंट्रोल, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, सबमिट बटन, ये सब क्या है? हमारे फॉर्म के कंट्रोल बटन हैं। लिंक इन HTML। HTML में हम लिंक कैसे दे सकते हैं? एंकर टैग की मदद से। एंकर टैग में हम href देते हैं जो कि हमारा लिंक को स्पेसिफाई करता है। जब हमें कोई ऑडियो ऐड करनी है तो हम ऑडियो टैग का यूज करेंगे, वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो टैग का यूज करेंगे। कंट्रोल एट्रीब्यूट सोर्स बटन्स। इंट्रोडक्शन टू CSS। अब HTML क्या थी? जो वेब पेज को बना रही थी, उसको डिजाइन कर रही थी। CSS क्या करेगी? उसमें कलर ऐड करेगी, उसे सुंदर बनाएगी। अब मान के चलिए हमारी वेबसाइट बिना कलर के लग रही है, फीकी फीकी सी लगेगी, कोई स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें CSS का क्या काम है? CSS उसमें कलर डालेगी जिससे वो वेबसाइट अच्छी लग जाए। हमारी दुनिया भी देखिए बिना कलर के कैसी लगेगी? बेकार सी ना। वैसे ही वेबसाइट या वेब पेज भी बिना कलर के बिल्कुल बेकार लगेगा। उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के काम में आता है। CSS की प्रॉपर्टीज क्या होती है? टेक्स्ट कलर को चेंज कर देगा, बैकग्राउंड कलर सेट कर देगा, बॉर्डर स्टाइल सेट कर देगा। लेआउट प्रॉपर्टीज, मार्जिन्स दे देगा, मतलब इधर से कितना स्पेस होगा, इधर से कितना स्पेस होगा, हर जगह से ये मार्जिन्स प्रोवाइड करा देगा। हाइट एंड विड्थ साइज सेट कर देगा और फ्लोट अलाइंस एलिमेंट्स को बना देगा। इसमें डिफरेंट फॉन्ट्स प्रॉपर्टी, जैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये HTML में भी कर सकते हैं पर उसमें बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत ज्यादा हेडेक वाला प्रोसेस है। अगर हम सीधे CSS से लिंक करके कर दे तो वो ज्यादा। CSS को अगर हम डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसके कोड वगैरह हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हमें काफी कम टाइम में पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार CSS की वीडियो को चेक कर लें और उसे पढ़ लें, जिससे कि आपका CSS का कोड सारे सॉल्व हो जाए। आप एक बार देख के देखिए, आपको पूरा CSS उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो हमारे
चैनल पर प्रोवाइडेड है। 25 मिनट्स में पूरा CSS आपका कवर हो जाएगा। आपको चिंता करने की फिर CSS के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं हमारे साइबर एथिक्स को। साइबर एथिक्स क्या होता है? जो मोरल प्रिंसिपल फॉर इंटरनेट यूज के लिए जो हमारे नॉर्मल एथिक्स होते हैं, जैसे डेली लाइफ के लिए हमारे एथिक्स होते हैं, वैसे ही जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो उसे हम साइबर एथिक्स कहते हैं। मतलब हम सेफ रहें और रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करें। नेटिकेट्स, नेटिकेट्स दो वर्ड से मिलकर बना है, नेट और एटिकेट्स। नेटिकेट का मतलब है इंटरनेट पर फॉलो की जाने वाली गुड मैनर्स और रूल्स। एटिकेट्स कॉमनली हम क्या बोलते हैं, जो हमारे गुड मैनर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ऐसे ही नेट पे यूज किए जाने वाले रूल्स और गुड मैनर्स को हम नेटिकेट्स कहते हैं। सबसे पहले कि हमें नेट पे पोलाइट रहना है, किसी को भी एब्यूजिव लैंग्वेज में रिप्लाई नहीं देना है। आपको पता है कि अगर कोई भी बात हो जाती है उस इंसान के पास जिससे आप बात कर रहे थे, तो आपकी चैट्स पूरी गवर्नमेंट के पास होती हैं, वो कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे रियल लाइफ में मैनर्स होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में भी मैनर्स होते हैं। नेटिकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन रेस्पेक्टफुल बनता है और साइबर बुलिंग को रिड्यूस करता है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो बताता है कि यूजर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकता है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसमें हमें टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, हम उस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना, तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, जिसके बाद आपको एक परमिशन मिल जाती है कि आप उसे यूज कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में सॉफ्टवेयर खरीदने का मतलब सॉफ्टवेयर का ओनर बनना नहीं होता, आप सिर्फ यूजर करने का परमिशन लेते हो। बोर्ड में 2-3 मार्क्स का डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो का मतलब है किसी व्यक्ति का दिमाग से बनी हुई चीज पर उसका कानूनी अधिकार। जैसे हमने कोई यूट्यूब पर शॉर्ट बनाया तो उस पर हमारा कानूनी अधिकार है, हमारी परमिशन के बिना उसे कोई और अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता है। कर देगा तो हम उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, अगर आपने कोई बुक, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, इन्वेंशन या डिजाइन बनाई है तो उस पर सिर्फ आपका राइट है, उसे कोई और यूज नहीं कर सकता। एक्सेस तो सब कर सकते हैं, देख तो सब सकते हैं, पढ़ भी सब सकते हैं, पर उसे कोई अपना बना के पब्लिश नहीं कर सकता है। बोर्ड में 2-3 मार्क्स का डायरेक्ट डेफिनेशन आता है IPR से, तो इसे याद रखिएगा। प्लेगरिज्म, इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुनीता ने दूसरे बच्चे का काम कॉपी किया, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? इसे प्लेगरिज्म कहते हैं। कॉपिंग समवन एल्स वर्क, किसी और ने काम किया उसे हमने अपना बना के पब्लिश कर दिया है, अपना बना के क्लास में दिखा दिया, तो वो प्लेगरिज्म कहते हैं। ये एक अनएथिकल एंड पनिशेबल एक्ट होता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ एक्शन ले लिया कि आपने कॉपी किया, तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। डिजिटल प्रॉपर राइट्स, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है डिजिटल कंटेंट पर कानूनी अधिकार। यदि अगर कोई कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई म्यूजिक, इमेज, वीडियो, ई बुक, तो उस पर भी इसका किसी का लीगल राइट होता है जिसने वो बनाई है। सिर्फ इंटरनेट पे मिल जाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका फ्री यूज हो सकता है, कभी कभी हमें पेमेंट भी करना पड़ता है, इसका मतलब उसका कोई ओनर तो है ना। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, आपको उसका पूरा अधिकार नहीं मिल चुका है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है उन लोगों के बीच का गैप जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और जिनके पास नहीं है। जैसे मेरे पास लैपटॉप है, किसी और के पास नहीं है, तो ये क्या है, डिजिटल गैप। मेरे पास वो चीज है पर किसी और के पास नहीं है। सिंपल वर्ड्स में कुछ लोगों के पास इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन होता है और कुछ लोगों के पास नहीं होता, इसी गैप को डिजिटल गैप कहते हैं। ई कॉमर्स इशूज, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब हम इंटरनेट के थ्रू गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं या बेचते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी काफी सारी वेबसाइट है जो हमें सेल और बाय का ऑप्शन देती हैं। इशू क्या होते हैं ई कॉमर्स में? कॉमर्स में प्रॉब्लम हो इशू हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे सिक्योरिटी इशू, प्राइवेसी इशू है और फ्रॉड हो जाता है, पेमेंट फ्रॉड है। काफी फेसबुक वगैरह पर लिंक आती हैं, आप इन पर क्लिक कर दीजिए, आपको ये सामान इतने का मिल जाएगा, इतने का मिल जाएगा, पर वो क्या करती है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेती है, वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट लेती है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद हमारा सामान भी घर तक नहीं आता है, डिलीवरी इशू होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी इशू आ जाता है ऑनलाइन में, है ना। ये सब हमारे ई कॉमर्स इशूज होते हैं। थैंक यू। इसी के साथ हमारी पूरी कंप्यूटर हमने कवर कर ली है। अब आपको अगर रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, किसी का डिटेल वीडियो चाहिए, तो सब इस चैनल पे अवेलेबल है। आप आराम से पूरी कंप्यूटर को पढ़िए,
आपके पास पूरा एक दिन है, ये मत सोचिए कंप्यूटर के लिए बहुत कम टाइम मिला है, नहीं, कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला है आपको एक दिन का। तो सिर्फ आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको किसी भी चीज की कमी लगती है, कोई भी चीज चाहिए, तो चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपको वो चीज भी प्रोवाइड करा देंगे। चैनल का टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप एंजॉय।